What would you advise a student who wants to do CA but is afraid of maths? मैथ्स अगर मैं उसको ही छोड़ दूंगा तो फिर मेरा कोई फायदा ही नहीं हुआ 10th क्लास करने तक का। दो तरह के मैथ्स होते हैं, Standard maths and applied maths. बेसिक मैथ्स होता है वो हम ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स वगैरह कम हो जाते हैं, और उसमें मैथ्स फॉर फाइनेंस होता है जो हमें आगे जाके सीए इंटर में भी और सीए फाउंडेशन में भी और सीए फाइनल्स में भी हमें हेल्प करता है। कई बार ना स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करने के लिए जब बैठते हैं, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उसके लिए यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा वो कब हाफ एन आवर यूट्यूब पे स्पेंड कर देते हैं। तुम क्या करते थे? मैं अपने बेस मॉड्यूल को काफ़ी पढ़ता था अच्छी तरह, जो एक शॉर्ट नोट बनाया होता है जैसे कोई टीचर्स ने, कि मेरे को दोबारा बैक ऑफ द माइंड में वो याद हो जाए, तो फिर वो मैं देखता था। क्या स्टेप्स तुमने लिए जिससे तुम्हारा सिलेक्शन KPMG में हो गया? मेरे को पता लगा कि लिंक्डइन के थ्रू हमें रेफरल्स निकालने पड़ते हैं। सबसे पहले मैंने अपने लिंक्डइन को अपडेट करा। KPMG में एक टेस्ट होता है, सबके लिए ओपन होता है, तो फिर मैंने वो लिया। उस टेस्ट के बेसिस पे मेरे को एक HR का कॉल आया। विद इन नेक्स्ट 2 to 3 days मेरे को कंफर्मेशन कॉल आ गया दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड एट KPMG। CA इंटर में क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट आया दैट यू फेल्ट यार आई एम गिविंग माय बेस्ट पर मुझे नहीं समझ आ रहा? तो हम सबको ही पता है कि CA इंटर में ऑडिट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। पर सबसे पहली बार कोई बच्चा पढ़ेगा तो वो सीरियसली कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें लिखा क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। मैक्सिमम 3 बार अगर वो वही मॉड्यूल पर पढ़ेगा, आई गेस कि वो ईजिली क्रैक कर पाएगा। जो लूजर होगा शायद वो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद उसे समझ नहीं आया वो छोड़ देगा, और जो विनर होगा वो समझ नहीं आया इसलिए दोबारा पढ़ेगा। Hello everyone, myself CA Annie Midha. I am a faculty member at RMS. In this video, we are with Mr. Sadham Jain, and he is our dearest student. He has studied both CA Foundation and Intermediate with us, and now he has cleared articleship at KPMG. He will be starting his articleship in a few days. इस वीडियो के थ्रू हम स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, एंड इस वीडियो के थ्रू एक्चुअली आई वांट टू गाइड स्टूडेंट्स के यू कैन ड्रीम एनीथिंग, एंड जो भी तुम्हें चैलेंजेस आते हैं, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं CA फाउंडेशन की जर्नी में, 12th में मैथ्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इंटर में डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करना है, 1.5 डे को यूटिलाइज़ कैसे करना है, टेस्ट के बारे में, ये सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो सिद्धम, clearing CA foundation in first attempt and then clearing both groups of CA intermediate along with regular BCom and then cracking articleship at KPMG. It's a big achievement. Many congratulations to you. थैंक यू सो मच मैम। Thank you for coming here. मेरा इंटेंट है ये वीडियो शूट करने के लिए टू रीचिंग आउट टू स्टूडेंट्स एंड गाइड देम दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मुझे एज अ टीचर काफ़ी बार ये फील हुआ दैट पीपल डोंट ड्रीम बिग, एंड यही तो फर्स्ट स्टेप है कुछ भी अचीव करने का। तो इस वीडियो के थ्रू मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को तुम्हारी जर्नी पता चले, एंड शायद वो इससे बड़े सपने देख सकें और ये रियलाइज़ कर सकें दैट एनीथिंग इज़ पॉसिबल। या इट्स ऑल्सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि एनी मैम ने मेरे को यहाँ पे इनवाइट करा है कि मैं अपने एक्सपीरियंस और मैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे होगा, कैसे हम CA कर सकते हैं और कैसे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। ग्रेट, तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। लेट्स से कोई स्टूडेंट अभी 12th क्लास में है एंड उसे गाइडेंस चाहिए कि मैं CA करना चाहता हूँ, व्हाट वुड यू गाइड हिम? तुम्हारा सबसे पहला सजेशन क्या होगा एक 12th क्लास के स्टूडेंट को? सो फर्स्ट ऑफ ऑल 12th में हमें अकाउंट्स, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को हमें बहुत ज़्यादा क्लियर करने पड़ेंगे। और नॉट ओनली 12th, हमें 11th से ही हमारे अकाउंट्स के बेसिक्स को क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि जो टॉपिक्स हमें होते हैं जैसे अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज, फाइनल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये हमारे डायरेक्टली फाउंडेशन में भी आते हैं। सेम गोज फॉर द क्लास 12th ऑल्सो। तो ये पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड कंपनी अकाउंट्स, या एग्जैक्टली, तो ये हमें ऑलमोस्ट वहाँ पे क्लियर करने पड़ेंगे ताकि हमें लेस एफर्ट लगे CA फाउंडेशन के अकाउंट्स में और ज़्यादा एफर्ट लगे जो हमने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, जैसे कि लॉ। obviously law is most of the students find law difficult at foundation level, so it is undisputable कि accounts के basics अगर आपके 11th and 12th के strong होंगे, they are going to help you in CA foundation. बट एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना जब 11th 12th में कॉमर्स ऑप्ट करते हैं तो वो मैथ चूज़ नहीं करते। उनको ये है कि हम अपने 12th बोर्ड्स में मार्क्स ख़राब नहीं करना चाहते, तो वो मैथ्स ऑप्ट ही नहीं करते। व्हाट वुड यू एडवाइज अ स्टूडेंट हु वांट्स टू डू CA बट इज़ अफ्रेड ऑफ मैथ्स? स्टार्टिंग में बैक इन ग्रेड 12th मेरा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था, वो भी मैथ्स था। तो फिर मैंने वहाँ से जब मैं ग्रेड 12th में आया, 11th में आया, तो मैंने कॉमर्स ली। तो मेरे को एक बैक ऑफ द माइंड में ये थॉट आया था कि मैंने जो 10th क्लास में तब तक पढ़ा है, मेरा जो मैथ्स है, अगर मैं उसको ही छोड़ दूंगा तो फिर मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ 10th क्लास करने तक का। तो मेरे पास कोई कैरी ऑन सब्जेक्ट नहीं था कि मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूँ।
तो इसलिए मेरा, और वैसे भी मेरा भी मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, और स्पेशली अकाउंट्स में तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं ग्रेड 11 से ही मैं मतलब मैं कर लूँगा, मैं बहुत अच्छी तरह कर लूँगा, मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। सो यू विल एडवाइज स्टूडेंट्स कि उन्हें मैथ लेना चाहिए 12th में? तो 2 तरह के मैथ्स होते हैं, एक तो बेसिक मैथ्स होता है और एक दूसरा जो साइंस वाला मैथ्स होता है। स्टैंडर्ड मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स। करेक्ट। तो फिर तो जो कॉमर्स वाला मैथ्स होता है, जो फिर बेसिक मैथ्स होता है, वो हम ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स वगैरह कम हो जाते हैं, तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है। और उसमें मैथ्स फॉर फाइनेंस होता है जो बहुत अच्छा टॉपिक है, जो हमें आगे जाके सीए इंटर में भी और सीए फाउंडेशन में भी और सीए फाइनल्स में भी हमें हेल्प करता है। ग्रेट, या आई टोटली अग्री। अगर आप इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करो या फाउंडेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करो तो मैथ्स के बेसिक्स हेल्प अ लॉट इन बोथ द सब्जेक्ट्स। सिद्धम, आई वुड लाइक टू नो आपके 12th में कितने मार्क्स थे एंड हाउ डिड दे मोटिवेट यू इन योर जर्नी ऑफ सीए? व्हाट रोल दोज मार्क्स प्लेड साइकोलॉजिकली? तो मेरे ग्रेड 12 में 92.4% थे एंड 97 मार्क्स इन अकाउंट्स थे मेरे। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी बट मेरे कम आए थे, तो मतलब इतना मोटिवेट तो नहीं हुआ था मैं, बट मेरे को बैक ऑफ द माइंड था कि मेरे को सबसे टफेस्ट थिंग अपने लाइफ में जो होती है कॉमर्स बैकग्राउंड में, वो सीए होती है, तो मेरे को वो क्रैक करके दिखाना था। तो इसलिए मैंने वहाँ से मोटिवेशन मिली कि मेरे को सीए करनी है। सो तुम्हारी सबसे बड़ी मोटिवेशन थ्रू आउट द जर्नी, यू मीन टू से, इज द विल पावर दैट यू want to prove something. या करेक्ट। That's a very good motivation for all the students. They want to prove something to the society or to their parents. So एक और चीज़ सिद्धम, you are from अम्बाला, या तो चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली, ये सारे स्टूडेंट्स के पास बहुत सारा एक्सपोजर है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड अवेयरनेस भी है, बट स्मॉल टाउन के स्टूडेंट्स को उतना नहीं पता होता। अगर वो किसी करियर कोर्स के बारे में पता कर भी लेते हैं तो उनको अपने पेरेंट्स से, नेबरहुड से उतनी गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो व्हाट वुड यू गाइड देम? तुमने अपनी ये सारी जर्नी मतलब फॉर एग्जांपल चूजिंग एन इंस्टीट्यूट, कैसे इंस्टीट्यूट चूज़ किया, जो भी तुम्हें ट्रबल्स आती थी वो तुमने कैसे फेस की? तो जब मैंने चंडीगढ़ आने का डिसाइड करा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन रीज़न था कि मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना था, तो फिर इसलिए मैं चंडीगढ़ आने डिसाइड करा। और टॉकिंग अबाउट स्मॉल टाउन्स, मतलब मेरे को लगता है कि जो स्मॉल टाउन्स में लोग होते हैं उनके ज़्यादा बिग ड्रीम्स होते हैं रादर देन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होते हैं। उनको तो वही एनवायरनमेंट मिलता है कि उनके फादर मदर्स उसी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो फिर उनको इतना ज़्यादा नहीं क्रेज़ होता कि हमें इतना ज़्यादा बिग अचीव करना है। उनको होता है कि हमें डिसेंट करना है, हमें पीसफुल लाइफ चाहिए। बट जो स्मॉल टाउन के पीपल होते हैं उन्हें होता है कि आई वांट टू गो टू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखनी है मेरे को, वहाँ पे बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना है, बड़े बड़े क्लाइंटों के साथ काम करना है, तो उनकी ज़्यादा ये मोटिवेशन रहती है। और मोस्टली यहाँ पे सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि हमें वहाँ से काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाती है, और आजकल सोशल मीडिया तो कौन नहीं यूज़ करता। Obviously, the times have changed, and social media definitely, YouTube, Google, social media definitely helps students in finding their right career path. सितम, पूरी जर्नी में तुम्हें कभी भी ऐसे लगा that CA is too big a dream, कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा? तो जब मैं अपनी सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहा था, सेल्फ स्टडी के फेज़ में था लास्ट 2 मंथ्स, तो उस समय मेरे को एक टाइम आया था कि भाई अगर ये वाला अटैम्प्ट नहीं निकला तो मैं आगे नहीं कर पाऊँगा, मैं दोबारा अटैम्प्ट नहीं दे पाऊँगा। एंड आई यूज़ टू टॉक टू माई मदर कि अगर ये नहीं निकला ना तो मैं सीए छोड़ दूँगा, ये कर दूँगा। तो शी यूज़ टू रियली मोटिवेट मी कि नहीं सदम, मेरे को पता है, यकीन है मेरे को कि तेरा हो जाएगा, तो बस लगा रहा है। तो फिर वो इवेंचुअली जब पेपर ख़त्म हुए दिए, तो फिर जब रिज़ल्ट आया तो फिर मतलब आई वुड रियली से कि इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट करा। और एक टाइम पे तो मैंने भी होप खो दी थी SMFM का पेपर देके, एंड जब मैं सेंटर से बाहर आया, आई वाज लाइक कि भाई दोबारा अटेम्प्ट देना पड़ेगा, बट शी वाज लाइक कि नहीं सिद्धम तेरा हो जाएगा। So positivity and family members play a big role. ब्लेसिंग्स। या ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स आर अ ब्लेसिंग। सिद्धम, तुम स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करोगे कि बीकॉम रेगुलर करनी चाहिए या बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस करनी चाहिए अगर कोई स्टूडेंट सीए के साथ साथ ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा है? अब जैसे मैं तो यहाँ पे रेगुलर कॉलेज कर रहा हूँ, SD कॉलेज चंडीगढ़ से, तो मेरा ये एडवाइस होगा कि हमें इंटरमीडिएट लेवल तक रेगुलर कॉलेज करना चाहिए। वंस यू हैव क्लियर्ड CA इंटर लेवल, देन यू कैन शिफ्ट टू कॉरेस्पॉन्डेंस लेवल, क्योंकि फिर उसके बाद आर्टिकलशिप में भी दिक्कत आती है। बट टिल CA इंटर लेवल आई थिंक वी शुड गो फॉर रेगुलर कॉलेज। नाउ आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर कोचिंग इंस्टीट्यूट। तुम्हें तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्या सपोर्ट मिला, या फिर अगर कोई स्टूडेंट सर्च कर रहा है कि मुझे कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, तो व्हाट वुड यू गाइड देम कि अगर कोई पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में CA करने के बारे में सोच रहा है,
how has been your experience at RMS and what factors to consider while choosing an institute? Choosing a CA coaching institute, first of all we have to say we have to take a demo lessons with them, see how comfortable we are them, how we can understand what they are saying. तो हमें एक कंफर्टेबल लेवल होना चाहिए एक टीचर के साथ, क्योंकि अगर टीचर के साथ एक कंफर्टेबल लेवल नहीं होगा तो हम उनसे फ्रीली डाउट नहीं पूछ पाएंगे, हम उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे, हम अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर पाएंगे. तो वो सपोर्ट एक टीचर का होना चाहिए आपके लिए, कि वो आपको कैसे गाइड कर रहा है. आप उनसे एक स्टार्टिंग में एक नॉर्मल कॉन्वर्जेसन करके ही हमें पता लग जाता है कि द टीचर इज़ रियली सपोर्टिव एंड वॉट दे आर ट्राइंग टू से. How has been your experience at RMS? Would you guide students to join this institute? And तुम्हें genuinely अगर कोई पंजाब में नॉर्थ इंडिया में CA के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा है, would you recommend them joining RMS? And तुम्हारा पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरे को स्टार्टिंग से ये था कि मेरे को एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है, क्योंकि ऑनलाइन में मेरा इतना ज़्यादा मेरा डिसिप्लिन में भी डिसिप्लिन नहीं build बैठता कि मेरे को ऑनलाइन से मैं क्लियर कर पाता. बट मेरे को था कि मेरे को एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है. नियर बाय अम्बाला मेरे को बेस्ट लगा कि चंडीगढ़ ही बेस्ट है. तो फिर मैंने गूगल पे रैंडमली सर्च करा बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर CA, तो फिर देयर नेम पॉप्ड आउट. तो फिर मैंने वहाँ से RMS को कॉन्टैक्ट करा. तो वहाँ से मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई कि RMS में मेरे को आई थिंक बोथ CA फाउंडेशन और इंटर लेवल, चंडीगढ़ में सिर्फ क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम कि सारे सब्जेक्ट्स एक रूफ के अंडर देते हैं, और बोथ फॉर द फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट लेवल. तो ये मेरे को एक बेस्ट पार्ट लगा कि मेरे को एक ही जगह में सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग मिल जाएगी, और आई डू नॉट हैव टू सिलेक्ट टीचर्स की एक टीचर यहाँ पे एक टीचर वहाँ पे, मेरे को वहाँ पे रश नहीं करना पड़ेगा. तो फिर इसलिए मैंने RMS सुना. Thank you so much. So looking back, if you can recall, तुमने CA फाउंडेशन में कितनी बार पूरा सिलेबस रिवाइज किया होगा? राउंड अबाउट 3.5 times. एंड व्हाट वुड यू रिकमेंड कि एग्ज़ाम से कितना टाइम पहले सिलेबस ज़रूर कंप्लीट कर लेना चाहिए? For talking about CA foundation, I guess 1.5 months are enough. ठीक है, मतलब पूरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करो. एटलीस्ट 40 to 45 डेज रिविजन्स के लिए रखो, रिविजन्स एंड टेस्ट. Yes. वुड यू एडवाइज स्टूडेंट्स के टेस्ट ज़रूर देने चाहिए? टेस्ट दे के आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और आपको अपनी गलतियाँ भी पता लग जाती हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर हम सीधा पेपर देने जाएंगे, वहाँ पे सारी गलतियाँ होगी हमारी, तो फिर वहाँ पे ICI फिर हमें कहेगा कि आइस प्राइस आप नहीं पास हो रहे. तो फिर हमें टेस्ट सीरीज़ में ही पता लग जाए कि हम किस लेवल पे हमारी प्रिपरेशन है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. तो आई गेस दैट वुड बी बेटर. मैं स्पेशली टेस्ट वाले पॉइंट के ऊपर और डिस्कस करना चाहती हूँ. आई हैव सीन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते हैं, फिर एग्ज़ाम्स के पास आके पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम टेस्ट देंगे ना हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा. दे आर अफ्रेड ऑफ गिविंग टेस्ट. तो स्पेशली इन स्टूडेंट्स को जो कि 100% सिलेबस मान लो पूरा नहीं कर पाए टेस्ट से पहले, क्या तुम्हें लगता है कि उनको भी टेस्ट देके फ़ायदा होगा, या बेटर है कि वो उस टाइम को यूटिलाइज करें इन प्रिपरेशन? जिसका 100% सिलेबस नहीं हुआ, आई वुड रियली से कि हमें टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक CA की जर्नी में, क्योंकि टेस्ट से हमें काफ़ी कुछ रियलाइजेशन हो जाती है कि हमारी प्रिपरेशन लेवल है क्या नहीं है. तो चाहे जिसका 100% सिलेबस भी नहीं हुआ, बट आई वुड रिकमेंड कि वो टेस्ट सीरीज़ दे. टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड, आई थिंक जैसे CA के एग्जाम्स में स्पीड बहुत मैटर करती है. आई थिंक दैट ऑल्सो स्टूडेंट रियलाइजेज ड्यूरिंग टेस्ट. अगर तुम कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहो CA फाउंडेशन की स्टूडेंट्स को, व्हाट वुड दैट बी? स्पेशली बिकॉज अभी एग्जाम्स आने ही वाले हैं, तो व्हाट वुड बी दैट वन टिप कि इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल कवर 100% ऑफ द सिलेबस. हमें पता नहीं ICI कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएगा, और वो हल्का सा भी एक छोटा सा पैराग्राफ भी होगा ना, वहाँ से वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना देगा. तो आई वुड से कि कवर 100% ऑफ द सिलेबस. दैट वुड बी द मोस्ट प्रायोरिटी थिंग. अभी सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, CA इंटरमीडिएट. सो आई ऑफन जोक अबाउट CA इंटरमीडिएट कि CA फाउंडेशन तो बस एंट्री है, बट द अल्टीमेट गेम और द अल्टीमेट माउंट एवरेस्ट इज़ CA इंटरमीडिएट. द क्वांटम ऑफ सिलेबस, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज़ वेरी हाई. सो CA इंटरमीडिएट में सबसे पहले जब इंटर की जर्नी स्टार्ट होती है, तो मेरे कुछ ऐसा रियलाइज़ हुआ कि स्टूडेंट्स नॉर्मली ये गलती कर देते हैं स्टार्टिंग में, कि स्टार्टिंग में कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है. आफ्टर क्लियरिंग CA फाउंडेशन, यस. तो आफ्टर क्लियरिंग फाउंडेशन स्टूडेंट एक रिलैक्सेशन जोन में चला जाता है. अभी तो फाउंडेशन क्लियर करी है, अभी इंटर के लिए 9 months 12 months जो भी है वो अभी हमारे लिए काफ़ी पड़े हैं. तो वो रिलैक्सेशन जोन में नहीं जाना चाहिए, हमें बैक टू बैक मतलब
स्टार्ट कर देना चाहिए फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सिदम, यू आर लकी कि तुम्हें मैथ्स पसंद था, तो तुम्हें सीए फाउंडेशन में मैथ्स से डर नहीं लगा, नहीं तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोबिया होता है मैथ्स से। सीए इंटर में क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट आया दैट यू फेल्ट यार ये मुझे नहीं समझ आ रहा, आई एम गिविंग माई बेस्ट पर मुझे नहीं समझ आ रहा, वो कौन सा सब्जेक्ट था एंड हाउ डिड यू हैंडल इट? तो मतलब हम सबको ही पता है कि सीए इंटर में ऑडिट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और उसको एक मतलब अगर हम आईसीआई का मॉड्यूल उठाएं, हमें एक बार सबसे पहली बार कोई बच्चा पढ़ेगा तो वो सीरियसली कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें लिखा क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। बट अगर वो 1 2 3 बार, मैक्सिमम 3 बार अगर वो वही मॉड्यूल को पढ़ेगा तो फिर मतलब आई गेस कि वो इजीली क्रैक कर पाएगा। वट आई कुड कंक्लूड फ्रॉम योर आंसर इज़ कि अगर तुम्हें ऑडिट नहीं समझ आया है, कोई भी सब्जेक्ट से डर लग रहा है, तुम्हें नहीं समझ आया, तो उसे छोड़ो मत, उस पर लगे रहो, या तुम्हें दूसरी या तीसरी बार में समझ आ जाएगा। एंड शायद यही डिफरेंस है विनर और लूज़र का। जो लूज़र होगा शायद वो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद उसे समझ नहीं आया वो छोड़ देगा, और जो विनर होगा वो समझ नहीं आया इसलिए दोबारा पढ़ेगा। करेक्ट। आई डोंट नो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, बट स्टूडेंट्स ऑफन बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस से फेस करते हैं अपनी पूरी जर्नी में। तो अगर तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शंस होती थी, व्हाट वर दोज काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस और मे बी हॉबीज़, एंड व्हाट डिड यू डू? तुमने साइकोलॉजिकली खुद को कैसे मोटिवेट किया उस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए? हम सबको ही पता है कि सोशल मीडिया इज़ अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन फॉर अ सीए स्टूडेंट। तो आफ्टर क्लियरिंग माई सीए फाउंडेशन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स मैंने काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया देखा। मैं ऑनेस्टली स्पीक अगर मैं बात करूँ तो मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा, बट आफ्टर 6 मंथ्स जो रेस्ट ऑफ द 3 मंथ्स थे, आई रियली कट ऑफ फ्रॉम द सोशल मीडिया कि भाई अब मेरे को ये 3 मंथ्स अपने सेल्फ स्टडी पे देना ही देना है ताकि मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर पाऊँ। और मेरी अगर मैं बात करूँ तो क्रिकेट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई यूज़ टू लिव इन हॉस्टल इन चंडीगढ़। तो वहाँ पे हमारा एक ग्रुप बना होता था, हम सारे टर्फ खेलने जाते थे रात को। तो आई यूज़ टू रियली इन्जॉय प्लेइंग क्रिकेट विद देम। तो उनसे भी मैंने कट ऑफ करा फॉर अ सम पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लिटरली 2 मंथ्स की मैंने ऑलमोस्ट कट ऑफ कर दिया था। दे यूज़ टू गो टू अ डिनर एट सैटरडे आफ्टरनून, तो मैंने वहाँ से भी कट ऑफ करा। तो ये सब मैंने करके मतलब फॉर द लास्ट 2 मंथ्स इट वाज जस्ट मी एंड माय बुक्स। तो सीए फाउंडेशन में तुम्हें लगता है कि एग्ज़ाम से पहले 45 डेज ज़रूर चाहिए, एंड सीए इंटरमीडिएट से पहले 3 मंथ्स 3 मंथ्स मिनिमम यू रिकमेंड के चाहिए ही चाहिए। फॉर सेल्फ स्टडी। बहुत बार ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगा एंड आई विल बी एबल टू क्लियर फाउंडेशन और इंटर। एंड हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्लियर करते भी हैं। What would be your take? Do you think coaching adds value, or would you suggest students at foundation and inter level कि उनको कोचिंग लेनी चाहिए, it will help them? इफ़ यू टॉकिंग अबाउट माई एडवाइस, आई वुड रियली से कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए, क्योंकि एक सीए स्टूडेंट कभी कॉलेज तो नहीं जाता। स्टार्टिंग में उसका एक या तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस लेता है या फिर वो कॉलेज ऑप्ट ही नहीं करता। मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स देखे हैं जो कॉलेज ऑप्ट ही नहीं करते हैं। तो फिर वो उनके पास एक कॉलेज लाइफ या फिर सोशलाइज करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो फिर अगर वो किसके साथ एंगेज करे, किसके अपने नए नए फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, तो फिर इसलिए आई वुड से कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए थोड़ा सोशल इंटरेक्शन बिल्ड करने के Yes. लिए। एंड अगर मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के पर्सपेक्टिव से पूछूं, डू यू थिंक कि सेल्फ स्टडी में भी उतनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाती है, It या depends- कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि शायद कोचिंग के बिना नहीं पॉसिबल? मुझे पर्सनली लगता है कि शायद कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर उसका कितना अंडरस्टैंडिंग लेवल है, कितना उसका माइंड कैपेसिटी है कि वो कितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है एक मॉड्यूल को पढ़ के, तो आई वुड से इट्स डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि वो कोचिंग लेना चाहता है कि नहीं। व्हेन आई वाज डूइंग सीए इंटरमीडिएट, मुझे याद है कि मैंने इनकम टैक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपिटल गेन पढ़ा ही नहीं था, एंड मैंने वो जो 1.5 डे हमें मिलता है उसमें वो टॉपिक फ्रॉम स्क्रैच टू एंड पढ़ा है। आई डोंट नो वो सही डिसीजन है कि नहीं, मैं लकीली पास हो गई। बट बहुत बार स्टूडेंट्स को ऐसे एडवाइस या टिप्स मिलते हैं कि पेपर से 1 मंथ पहले आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करना है। डू यू एग्री विद दैट? अगर हमारे पुराने टॉपिक्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है, कवरेज ज़्यादा अच्छी है और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आई गेस हमें नया टॉपिक उठाना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं अच्छी, और आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ बार बार भूल ही जा रहा हूँ उस सब्जेक्ट को, तो फिर आई गेस कि हमें नया टॉपिक नहीं उठाना चाहिए, बट उसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बट आई वुड से कि हमें 100% कवर एटलीस्ट करना चाहिए, कि एक बार हमें आइडिया हो जाए कि उस टॉपिक में है नहीं, कि ये नहीं होता
कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता उस टॉपिक में है क्या। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन आया, अगर 5 मार्क्स का भी एटलीस्ट अगर एक क्वेश्चन आया, तो उसमें से अगर हमें अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा उस क्वेश्चन को, और वो हमें टॉपिक बिल्कुल नहीं आता, तो फिर आप अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। बट अगर आपको कुछ पता है, आप कुछ ट्राई कर सकते हो, तो उसमें ऐसे स्टेप मार्किंग दे के उसको 1.5 या 2 में हो जाता है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है वो एक फेल में और पास वाले रिजल्ट में। आई ऑल्सो अग्री विद सिदम कि तुम्हें एटलीस्ट 90% सिलेबस तो करके जाना ही चाहिए। आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया हो, एंड अगर आप लोग चाहते हो कि हम फ्यूचर में भी ऐसे पॉडकास्ट कंडक्ट करें, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। If you have any questions that you want to ask from CA students or CA faculty, please share those questions in the comment box. हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में उन सारे questions को डिस्कस करेंगे। And if you need any guidance about CA or about 11th and 12th commerce, you can call us at the number given below. All the best. ऑल द बेस्ट। सितम, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी योर टेक ऑन के 1.5 डेज़ को कैसे मैनेज करना है एंड वो क्या रूल करते हैं? एक तो तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि तुम्हें क्या लगता है कि 1.5 डेज़ को कैसे यूज़ करना है, एंड इन द कॉन्टेक्स्ट के कई बार एक पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो दूसरे पेपर तक जाना है, वो हम 1.5 डे में स्ट्रेस्ड भी हैं, नेगेटिव भी हैं, डीमोटिवेटेड भी हैं, तो क्या करना क्या चाहिए? अगर हम जब पेपर दे के आते हैं तो हम सेंटर से बाहर निकलते हैं, तो हमें उस टाइम भी हमें ये होना चाहिए था कि भाई अब ये पेपर हो गया, मैं कुछ भी नहीं इसमें चेंज कर सकता। अगर आप एक स्टूडेंट के अंदर होता है कि मैं जाके MCQ चेक कर लूँ, मेरे को पता लग जाए कि मैं पास हो रहा हूँ, फिर से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो होगा वो तो चेकर के हाथ में है। तो फिर अब हम अपना बेस्ट वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम अपने नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी कर सकते हैं। वो हम 1.5 डेज़ को हमें प्लान करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से वो टीचर की एक गाइडेंस होनी चाहिए कि वो 1.5 डेज़ वो कैसे प्लान करे, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तुम्हें ऐसी गाइडेंस मिली थी RMS से? या मतलब वी यूज़ टू गेट अ PDF लॉन्ग मैसेजेस कि आपको 1.5 डेज़ में ऐसे प्लान करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक्स कवर करना है, ये टॉपिक्स नहीं कवर करना है, ये अगले दिन करना है, क्योंकि आप अगर वो पहले दिन कवर कर दोगे और अगले दिन आप भूल जाओगे, तो फिर वो हैवी वेटेज जो टॉपिक होते हैं वो हमें बाद में कवर करने चाहिए। तो फिर वो सब काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिली थी मेरे को। That's an insight for me also. As a teacher also, I sometimes get demotivated कि स्टूडेंट्स का कोई रिप्लाई तो आ नहीं रहा, तो मैं क्यों इतने लॉन्ग मैसेजेस शेयर कर रही हूँ, बट आई एम हैप्पी टू नो दैट यू गाइज एक्चुअली रीड देम एंड बेनिफिट फ्रॉम देम। नो, वी एक्चुअली रीड देम, मतलब मैं उसको अपने शेड्यूल में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, बट जो अब वो सब पर्सनल एक स्टूडेंट के बेसिस पे होता है कि उसने कौन से टॉपिक्स कवर करे हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं कवर करे, तो वो अपने प्लान को और आपके प्लान को काफ़ी ज़्यादा कंसाइल कर सकता है, अमेंड कर maybe, सकता है, और वो उसके अकॉर्डिंगली वो पढ़ सकता है, ताकि उसको 1.5 डेज़ का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। सिद्धम, मैंने ये रियलाइज़ किया है या नोटिस किया है, कई बार ना स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करने के लिए जब बैठते हैं तो कुछ सर्च करने के लिए नोट्स कैसे बनाने चाहिए, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उसके लिए यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा वो कब हाफ एन आवर यूट्यूब पे स्पेंड कर देते हैं, एंड एट द एंड ऑफ हाफ आवर अगर प्रोडक्टिविटी देखी जाए तो उनकी कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं होती। तो बहुत बार ना मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स प्लेजर लेते हैं इन फेक सेंस ऑफ लर्निंग। उनको लग रहा है कि हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, बट यूट्यूब पे तो सब कुछ ही अवेलेबल है, एंड बहुत सारे फैकल्टीज़ ने कमर्शियल वीडियोस डाली होती हैं, तो वो ये ग्रास्प ही नहीं कर पाते कि एक्चुअली इसका मेरे एग्ज़ाम में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ये कोई प्रोडक्टिव टाइम है ही नहीं है। तुम क्या करते थे? ये मेरा परसेप्शन ठीक है कि सच्ची में यूट्यूब तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है, और डू यू थिंक कि स्टूडेंट्स को यूट्यूब रेफ़र करना चाहिए? नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि यूट्यूब में हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और वो करेक्ट वीडियो सर्च करने में हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम यूटिलाइज़ हो जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। बट मैं क्या करता था कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब जो मेरे को लगता था कि काफ़ी ज़्यादा टफ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैं क्या करता था, मैं अपने बेस मॉड्यूल को काफ़ी पढ़ता था अच्छी तरह, बट उसको रिमेंबर करने के लिए ठीक है मैं उसके 15 मिनट्स ऑफ वीडियो जो एक शॉर्ट नोट बनाया होता है जैसे कोई टीचर्स ने, तो मैं वो देख लेता था, या तो वो कोई मेरी फैकल्टी मेम्बर या जो मेरे कोचिंग में वो प्रोवाइड कर देते थे, या फिर जो मेरे को अच्छा लगता था यूट्यूब में, जिसको मैं फॉलो करता हूँ कि मेरे को पता है स्टार्टिंग में कि ये अच्छा टीचर है, तो फिर मैं उसके एक 15 मिनट्स ऑफ क्रिप्स वीडियो जो होता है कि फॉर द टॉपिक, कि मेरे को दोबारा बैक ऑफ द माइंड में वो याद हो जाए,
तो फिर वो मैं देखता था। सो मैं ये स्पेसिफिकली एडवाइस करना चाहती हूँ सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है एंड एग्ज़ाम से पहले सेल्फ स्टडी वाले टाइम में चल रहे हैं। यू हैव टू एश्योर कि आप अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहे हो एंड देयर इज़ नो फॉल्स सेंस ऑफ लर्निंग कि आपको लग रहा है आप पढ़ रहे हो बट उसमें कोई वैल्यू एडिशन हो ही नहीं रही। इफ़ यू आर रेफरिंग यूट्यूब, मेक श्योर आप अपना टाइमर सेट करो कि मुझे कितने टाइम तक के लिए वीडियो सर्च करनी है एंड या फिर अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो, इट इज़ बेस्ट कि आप उन्हीं टीचर्स की ही क्लासेस दोबारा देखो रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन सर्चिंग अ न्यू वीडियो जो कि शायद अच्छी होगी या शायद अच्छी नहीं होगी। एक मैंने ये देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ना आजकल रिविजन मैराथन अटेंड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरे टाइम पे तो यूट्यूब नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार रिविजन करने से टीचर को चीज़ याद हो रही है, वो रिपीट कर रहा है, शायद खुद को याद नहीं होगी। अब सारे स्टूडेंट्स ना शायद इतने स्मार्ट नहीं होते कि उनको पता चले कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो तुम एज अ स्टूडेंट जेन्युइनली क्या करते थे? डू यू थिंक कि रिविजन वीडियो देखने का बेनिफिट है कि खुद पढ़ के ही समझा जा सकता है और नंबर लाए जा सकते हैं? जो हमें 1.5 डेज़ मिलता है आई गेस कि उसमें तो हमें कोई रिवीजन वीडियो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। तो उस समय जो हमारे पास नोट्स हैं, जो हमारे पास मटेरियल पड़ा है, हमें उसी को ट्रस्ट करना चाहिए और उसी को हमें बार बार पढ़ना चाहिए, तो वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बट अगर हम मिड ऑफ द जर्नी में हैं कि एक चैप्टर ख़त्म हुआ है, तब हम उनको कह सकते हैं कि एक क्विक रिवीजन वीडियो बना दे या फिर क्विक रिवीजन सेशन कंडक्ट कर ले, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है आई गेस। Siddham, I thoroughly enjoyed my conversation with you and I really hope कि जो हम दोनों का इंटेंट था कि स्टूडेंट्स तक हम अपनी रियल फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें एंड उनको अपनी तुम्हारी जर्नी के बारे में बता सकें। हमारा वो पर्पस सॉल्व हुआ है एंड स्टूडेंट्स get help from this. Now I would like to invite CA Sahil Gupta, faculty member at RMS. He would talk to Siddham about his journey from CA intermediate to cracking articleship at KPMG. He will be asking him all the questions about the process and the kind of questions asked at interview. We hope you guys benefit from the same. Hello everyone, I am CA Sahil Gupta and today I am conducting this podcast with my dearest student Mr. Siddham Jain. So first of all, congratulations Siddham on getting selected in KPMG. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि कैसा फील कर रहे हो, मतलब KPMG में सिलेक्ट होना इट्स अ बिग थिंग, लाइक बहुत स्टूडेंट्स ड्रीम करते हैं जो कि आपने कर दिखाया, तो हाउ आर यू फीलिंग एग्जैक्टली? So it's a great feeling that I have been selected at KPMG. It's one of the big four companies, or every CA student dreams about getting into big four. So it's really a great feeling for me. KPMG में यू गॉट सिलेक्टेड, तो व्हाट आर द स्टेप्स जो कि तुम्हें हेल्प करेगा बिग फोर फर्म में, जैसे KPMG हो गया, डेलॉयट हो गया, EY हो गया या PwC हो गया, तो क्या इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है और क्या स्टेप्स तुमने लिए जिससे तुम्हारा सिलेक्शन KPMG में हो गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो अपना एक लिंक्डइन अकाउंट बनाया, मतलब मेरा पहले से ही लिंक्डइन अकाउंट था बट मैं उस पर ज़्यादा एक्टिव नहीं था। बट उसके बाद जब मेरे को पता लगा कि लिंक्डइन के थ्रू हमें रेफरल्स निकालने पड़ते हैं, वही हमें हेल्प करता है कि एक इंटरव्यू कॉल के लिए, तो सबसे पहले मैंने अपने लिंक्डइन को अपडेट करा, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया ताकि मेरे को इनवाइट्स आ सके, कनेक्शन बन सके, ताकि मेरे को एक रेफरल मिल सके KPMG में। तो सबसे पहले मेरा स्टेप यही था कि मेरे को अपने लिंक्डइन को सुधारना है। फिर उसके बाद मेरे को कहीं से पता लगा कि KPMG में एक टेस्ट होता है जो ओपन फॉर एवरीवन होता है, सबके लिए ओपन होता है, तो फिर मैंने वो लिया। फिर उसके बाद जब उस टेस्ट के बेसिस पे मेरे को एक HR का कॉल आया, वो एक जेनरिक क्वेश्चन पूछते थे कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, और तो उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू शेड्यूल करा जो सेम डे था। तो फिर वहाँ पे मेरा एक पार्टनर ने फ्रॉम KPMG वहाँ पे मेरे एक पार्टनर ने इंटरव्यू कंडक्ट करा और विद इन नेक्स्ट 2 to 3 days मेरे को कंफर्मेशन कॉल आ गया दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड एट KPMG। तो आपकी जर्नी में कब यू फेल्ट कि हाँ कि मेरे को बिग फोर जैसी फर्म में जाना है एंड नॉट अ लोकल फर्म, मतलब यू वांटेड टू गो टू अ बिग सिटी, गुरुग्राम, बैंगलोर, मुंबई, तो ऐसा कौन सा पॉइंट था? वॉज इट बिफोर योर CA इंटरमीडिएट या CA इंटरमीडिएट करने के बाद यू रियलाइज, ये आपने ड्रीम कब किया? एवरी स्टूडेंट एम्स फॉर बिग फोर की उसको सिलेक्ट होना ही होना है, तो मेरे को तो ये पहले से ही पता था बिफोर स्टार्टिंग माई CA फाउंडेशन कि मेरे को बिग फोर में जाना ही जाना है। एंड आई वॉज कम्प्लीटली सेट, आई यूज़ टू मैनिफेस्ट कि भाई मेरे को यहीं पे काम करना है, आई यूज़ टू रियली मैनिफेस्ट कि भाई मेरे को बिग फोर में काम करना है। और मेरे को वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गुड़गांव देख के काफ़ी ज़्यादा मेरे को होता था कि मेरे को इसी बिल्डिंग में काम करना है, कि जो यहाँ पे लोग जाते हैं वो बड़े बड़े क्लाइंट से कैसे डील करते हैं,
तो मेरे को वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फैंटेसी हुई थी कि मेरे को वहीं पे काम करना है। कोई टिप आप देना चाहते हो फ्यूचर सी एस्पिरेंट्स को, पूरी जर्नी फ्रॉम मतलब +1 +2 क्लियर करने के बाद कि कैसे सीए इंटरमीडिएट, उसके बाद सीए सॉरी पहले फाउंडेशन, फिर इंटरमीडिएट, फिर आर्टिकलशिप, एंड जब आपकी आर्टिकलशिप हो जाएगी तब आप सीए फाइनलिस्ट भी बनोगे फ्यूचर में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए या एस्पिरेंट्स के लिए? फर्स्ट मंत्रा इज़ दैट यू हैव टू रियली वर्क हार्ड, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉल इन प्लेसेस एंड इवेंचुअली वी विल अचीव व्हाट वी आर एमिंग फॉर। और आपको लगता है कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती है एक सीए किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो या कोई भी फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना हो, तो ये चीज़ें कैसे अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना है? क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि दैट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर पूरा जर्नी जो सीए की रहती है? सो इफ़ वी टॉक अबाउट डिस्ट्रैक्शंस, सबकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होती है, सबके फ्रेंड्स होते हैं एंड दे यूज्ड टू से कि चलो आज पार्टी करने चलते हैं, आज हम यहाँ खाने चलते हैं, हाँ। या फिर आज हम क्रिकेट खेलने चलते हैं। तो ये सबकी लाइफ में होता है मेरे हिसाब से, बट द बेस्ट थिंग वी कैन डू एज अ सीए स्टूडेंट इज़ दैट वी कैन प्रायोरिटाइज कि हमें इस टाइम में हमें क्या करना चाहिए। इफ़ द स्टडी इज़ लैगिंग बिहाइंड तो वी हैव टू प्रायोरिटाइज स्टडीज़, बट once you have completed your study and there is some time left in your day, so then we can prioritize कि भाई चलो आज फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं। बेस्ट मंत्रा वुड बी दैट वी हैव टू प्रायोरिटाइज। तो ये नहीं होना चाहिए ऑल वर्क एंड नो प्ले, थोड़ा नहीं। बहुत मतलब मैनेज हो सकता है Yes. कि आप अपना वीकेंड्स पे जैसे कि अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हो, तो वो चीज़ें भी पार्ट एंड पार्सल है। 1-to-1 इंटरेक्शन करके पता लग जाता है कि इसके साथ मेरा कंफर्ट जोन है कि नहीं है, तो वहाँ से मैं अपने फ्रेंड्स चूज़ कर लेता था, वो एक वाइब भी मैच हो जाती है। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि ऐसा होता था कि जो दोस्त आपका प्रोफेशनल कोर्स ना कर रहा हो क्योंकि उसका इतना स्टडी करिकुलम इतना टफ नहीं है, तो वो उसके साथ अगर इफ़ यू लाइक गो आउट विद हिम, मतलब उनके साथ घूमना फिरना, तो क्या कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज़ दोनों की डिफरेंट है, तो क्या वो भी एक पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है? जैसे कि हमें एक ऐसे दोस्त को ही चुनना है जो कि खुद सीरियस है, जिसका एक एम है कि मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स करना है, चाहे वो सीए हो चाहे वो एमबीबीएस हो, तो व्हाट डू यू थिंक? हम जब फ्रेंड्स चूज़ करते हैं, हम ये नहीं देखते कि भाई वो सीए कर रहा है या फिर ये कर रहा है कि वो कुछ भी कर रहा है, वो एक वाइब मैच हो जाती है, तो हम अपने फ्रेंड्स को चूज़ कर लेते हैं और वो एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। बट मेरे फ्रेंड्स ने कभी भी ऐसा मेरे को फोर्स नहीं करा था कि भाई आज चलते हैं, ये करते हैं। दे यूज़ टू अंडरस्टैंड माई प्रायोरिटीज़ कि भाई नहीं वो पढ़ रहा है तो फिर उसको पढ़ने देते हैं, जब वो फ्री हो जाएगा तब देन वी कुड चिल आउट। वेरी बिग कंग्रेचुलेशंस अगेन सिद्धम, एंड आई होप आप जल्दी अब सीए अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करो, आर्टिकलशिप के बाद द बिग वन सीए फाइनल, एंड आई होप टू सी यू सून, मतलब मेरे साथ। थैंक यू सर, इट्स माई प्लेजर।